हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण में संधि विषय लेकर आए हैं। तो आज हम संधि के बारे में बात करेंगे, इसकी परिभाषा, इसके भेद को समझेंगे। तो जैसा कि संधि की शब्द का मतलब ही होता है जोड़ना। संधि मतलब जोड़। तो जोड़ कैसे? जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं या उन्हें जोड़ा जाता है तो दो वर्णों के मिलने से जो एक नया रूप बनता है उन्हें संधि कहते हैं। ठीक है। अब संधि के तीन भेद हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। स्वरों के मेल से जो भी रूप बनता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि यानी व्यंजनों के मिलने से, व्यंजनों के जोड़ से जो भी रूप बनता है, जो नया रूप बनता है, वो व्यंजन संधि। और विसर्ग, विसर्ग संधि में विसर्ग मिलने से जो रूप बनता है उन्हें विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम यहाँ पर स्वर संधि की बात करेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि भी बाद में देखेंगे, विसर्ग संधि बाद में देखेंगे। पहले हम स्वर संधि के 5 भेद होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 8th क्लास में भी स्वर संधि ही के 5 भेद हैं और 9th और 10th में भी अगर संधि है उनके सिलेबस में तो ये 5 भेद हैं। विसर्ग संधि मोस्टली संस्कृत में ज़्यादा यूज़ होती है, पर मैं आपको फिर भी बताऊंगी। अभी हम स्वर की बात करते हैं। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनता है उन्हें वहाँ स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं। वो 5 भेद कौन कौन से हैं वो अभी हम जान लेते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, जो कि दीर्घ का मतलब बड़ा रूप, स्वर का जो दीर्घ रूप जिसको बोलने से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ संधि। ठीक है। अब दूसरा हम रूप लेते हैं, दूसरा भेद है दीर्घ संधि गुण संधि। गुण संधि स्वरों के दो भिन्न स्वरों के मिलने से जो तीसरा रूप बनता है वो गुण संधि। अब आता है तीसरा रूप, आता है इसका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और चौथा रूप है इसका यण संधि। और 5वां रूप है इसका अयादि संधि। ठीक है। ये हो गए इसके 5 रूप। अब सबसे पहले हम लेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दीर्घ संधि के बारे में जैसा कि अभी मैंने बताया था, जो स्वर का दीर्घ रूप होता है, यानी कि जिसको बोलने से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ संधि। हमने स्वर पढ़े थे ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगे, जैसे अ, और दीर्घ स्वर आ, जिसे दुगना समय लगे, वो दीर्घ। तो दीर्घ संधि की बात हम कर रहे हैं, जिसमें अ, ई और उ, ये 3 स्वरों का प्रयोग होता है। इन तीनों स्वरों के मिलने से ही, यानी यही तीनों स्वर मिलते हैं तब स्वर संधि होती है। अब कैसे मिलते हैं ये हम बात करेंगे। जब ये तीनों स्वर दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। इसमें शर्त दीर्घ में ये है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों तरफ एक ही स्वर हो, यानी कि समान स्वर दोनों तरफ हो, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो। चाहे वो दीर्घ हो, जैसे अ और अ मिलकर इसका रूप बन गया आ दीर्घ। दूसरा रूप अ प्लस आ, तभी इसका रूप बन गया आ, दीर्घ रूप बन गया। अगर हम कहें कि दोनों तरफ ही दीर्घ है, तब भी इनका रूप बना आ। और अगर हम कहें कि
आ प्लस अ है, तब भी इनका रूप बना दीर्घ रूप आ। यानी इसमें शर्त ये है कि दोनों तरफ समान स्वर हों। यदि अ, ई और उ में से कोई भी स्वर है लेकिन दोनों तरफ समान स्वर हैं, तो उनके युग्म से, उनके संयोग से जो तीसरा रूप बनता है वो दीर्घ रूप बन जाता है। अब जैसे ये तो हो गया अ की बात कही, बिल्कुल इसी तरह से ई और उ का भी यही चरण होगा। ऐसे ही उनको भी हम दीर्घ रूप दे देंगे। जैसे हमने कहा ई धन ई, और इनका रूप बना दीर्घ रूप ई। इसी तरह से ई धन ई, और इनका भी रूप बना दीर्घ ई। बिल्कुल इसी तरह से ई, तो इसका भी रूप दीर्घ बन गया ई। और अगर हम कहें ई, तब भी इनका रूप बना ई। इस तरह से दोनों तरफ समान स्वर होने से जो तीसरा जो रूप बनता है वो दीर्घ रूप, इसी स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है, उसी स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है, जहाँ पर वहाँ हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो ये तो हो गया अ और ई का हमने बताया। अब बात करेंगे उ की। उ में भी वही बात है, उ दोनों तरफ समान स्वर उ आ रहा है, तो इसका रूप तीसरा, इसमें दोनों के मिलने से जो रूप बनेगा वो हो जाएगा दीर्घ रूप उ। इसी तरह से अगर उ आया है, तब भी बड़ा रूप इसका दीर्घ रूप हो गया उ। और इसी तरह से अगर हम कहें उ और ऊ, इनका भी रूप बना ऊ। और अगर हम कहें ऊ धन उ, तब भी इनका रूप बना ऊ। इस तरह से हमने तीनों स्वरों को विस्तार से बताया कि दोनों तरफ समान स्वर होने चाहिए। अ, ई, उ में से कोई भी समान स्वर आए हैं दोनों तरफ, तो उन्हीं का, उसी स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है संयोग से, मिलने से, विकार से। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि स्वर कैसे मिलने। अब हम बात आगे करते हैं उदाहरण की। अब हम उदाहरण ले लेते हैं इसके। उदाहरण में हमने शब्द लिया विद्यालय। विद्या प्लस आलय। अब विद्यालय में, ये विद्या में भी आ आया हुआ है, दीर्घ आ है, और इधर भी दीर्घ आ है। ठीक है, इन दोनों के मिलने से आ दीर्घ रूप बना हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे कि इनको मिलाएंगे कैसे। अब इस और इस आ के मिलने से बड़ा आ दीर्घ रूप हो गया। अब इसको हम कैसे बताएंगे। विद्या, अब इनका रूप बना जो आ, और यहाँ पे ये वाला आ तो इधर आ गया था, तो लय बना नीचे, तो लय को हमने ले लिया। इस द्य में ये वाला आ विद्या, इसमें मात्रा के रूप में लग गया। विद्या ल य, तो हमारे पास ये शब्द आ गया विद्यालय। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम लेते हैं ई का कोई उदाहरण। ई का उदाहरण लेकर हम शब्द लेते हैं नारीश्वर। नारी जमा ईश्वर। ठीक है, अब दोनों में ही ई आया है, दोनों में दीर्घ ई आया है। ई जमा ई, दोनों के
संयोग से हमारे पास तैयार हुआ जो रूप आया वो ई, दीर्घ, इसी स्वर का दीर्घ रूप आ गया। अब जब हम इसको देखें, बनाएंगे, शब्द बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अब नारी में से ई निकल गया तो यहाँ पे बचा नार, र हलंत वाला। अब यहाँ पे इस वाले ईश्वर में से ई इधर आ गया तो यहाँ बचा स्वर। ठीक है, अब ये जो ई है इसको भी हम साथ में ले लेंगे तो हमें जोड़ने में आसानी हो जाएगी। इनको, ये ई और ये मिलकर हो गया, हमारे पास आ गया ये दीर्घ ई और प्लस स्वर। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्योंकि र में हलंत है, र इस व्यंजन में कोई स्वर नहीं है, तो इसके बाद जब ई आया है तो ये मात्रा बनकर इसके साथ जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा ना री। बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, नारी और स्वर, नारीश्वर, ये शब्द बनकर तैयार हो गया हमारे सामने। ठीक है, तो ये हो गया बड़ी ई यानी कि ई का उदाहरण। अब हम लेते हैं ऊ का उदाहरण। ऊ का उदाहरण लेने के लिए हम शब्द लेते हैं वधूत्सव। वधू धन उत्सव। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में धू ऊ आया है, इधर भी, इधर दीर्घ ऊ आया, इधर ऊ आया है, लेकिन दोनों तरफ ऊ समान स्वर आया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? इसका ऊ ले लिया और इसका ह्रस्व ऊ ले लिया। अब इन दोनों के मेल से बन गया दीर्घ ऊ। ठीक है, दोनों के मेल से बन गया बड़ा ऊ यानी कि ऊ, दीर्घ ऊ। अब इसको इसके साथ, अब इन शब्द को, इसको बनाएंगे कैसे? शब्द को कैसे बनाएंगे? वध। वध, ध में से हमने ऊ ले लिया तो यहाँ पर ध हलंत बचा क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया, तो ध बिना हलंत वाला, बिना स्वर वाला हमारे पास बचा वध। और इन दोनों के मेल से जो तीसरा रूप बना वो ऊ, ये हमने यहाँ लगा दिया। और ये तीसरा रूप जो है यहाँ पे जो प्लस में उत्तर रूप है जो है उसमें से ऊ हमने यहाँ ले लिया था तो यहाँ पे बचा सब, आधा त, स और व। ठीक, अब इनको हम मिलाएंगे, वध। अब ध में ऊ मिल जाएगा तो ये मात्रा के रूप में इसके साथ आ गया वधू सब। ये सब को हमने इसके साथ लिख दिया तो हमारे पास शब्द बना वधूत्सव। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से दीर्घ संधि हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बहुत सारे जितने भी उदाहरण आप ले सकते हैं वो आप लें, उसका अध्ययन करें, शब्दों को जोड़ें। दो तरह से इसके प्रश्न आते हैं। एक तो संधि वाले शब्द आते हैं, उनको आपने विच्छेद करना होता है, और कुछ विच्छेद वाले शब्द जैसा कि अभी मैंने बताया, विच्छेद वाले शब्दों को संधि करना होता है। तो दोनों तरीके से ही आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो इसके बाकी के भेद हैं इसमें बहुत समय लगे, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एक एक करके मैं लेती हूँ। तो इसमें मैंने संधि, दीर्घ संधि आपको समझाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी संधि यानी कि गुण संधि और वृद्धि संधि शायद बता दूंगी, 2 संधियों से बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो इतना काफ़ी है। तो अब अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप वीडियो पूरा देखें। अधूरा देखने से क्या अधूरा ज्ञान मिलता है, और पूरा देखें और पूरा देखकर सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके शेयर करें, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएं। और इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। छोटा सा छोटा, चाहे कितना कैसा भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं आपकी समस्या को हल कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।